नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बीते 48 घंटे में हरियाणा की राजनीति में बहुत कुछ हुआ है, इतना कुछ हुआ है और इतनी गति से हुआ है कि लोग सोचते रह गए कि अब क्या होगा और आगे क्या होने वाला है। गठबंधन टूटा, सरकार का नेतृत्व बदला, मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ, शपथ हुई, इसके बाद विधानसभा में विश्वास मत हुआ, विश्वास मत जो ध्वनि मत से पास हो गया। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि इन सब फैसलों के पीछे वजह क्या है। क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है? लोकसभा चुनाव के मुहाने पर, दरवाजे पर खड़े होकर इस तरह का फैसला क्यों लिया गया? इसके मायने क्या हैं? हरियाणा की राजनीति में क्या बदलेगा? किसको स्पेस मिलेगा? किसको फायदा होगा? और क्या ये बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया है? और अगर एक्सपेरिमेंट किया है तो चुनाव से चंद दिन पहले ये एक्सपेरिमेंट का रिस्क आखिर क्यों लिया गया? सब कुछ समझेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास होने के बाद अब प्रदेश की सत्ता की कमान नायब सैनी के हाथ में आ गई। सदन के अंदर विश्वास प्रस्ताव को ध्वनि मत से मोहर लगाई गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सदन में पहले संबोधन में कहा, एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति सीएम की कुर्सी तक पहुंच गया। ये बीजेपी पार्टी की असलियत है। वहीं नायब सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। साधारण परिवार का लड़का है, परिवार के अंदर कोई चुनाव नहीं लड़ा, राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था, एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था। सीएम नायब सैनी का मनोहर लाल के प्रति स्नेह कल शपथ ग्रहण समारोह में देख चुकी है जनता। मनोहर लाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने के साथ साथ करनाल विधानसभा में विधायक पद से भी त्याग कर दिया और ये पद नायब सैनी के लिए छोड़ दिया। मैंने जनता की सेवा करते हुए एक विधानसभा का चुनाव किया। करनाल के लोगों ने मुझे भारी मतों से पहली बार को दूसरी बार भी चुना के भेजा। दायित्व के नाते जो मेरा काम था विधायक के नाते वो मैंने वहां किया। ठीक है, पूरे हरियाणा का एक समान विकास होने के नाते ही किया। कभी मैंने अलग से तरजीह बहुत नहीं दी है, पहले घोषणा भी की थी। अब आगे भी, आज तो मैं इस समय मुख्यमंत्री नहीं हूं, वहां का विधायक जरूर हूं, लेकिन चूंकि काम को और सुचारू ढंग से बढ़ाना है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अभी ये तो चुनाव नहीं लड़े हैं, अब चुनाव नहीं लड़े हैं तो इनको भी किसी प्रदेश की किसी जगह की सेवा करने का मौका मिले, तो मैं इस सदन के सामने मैं तमाम सदन के सामने घोषणा करता हूं कि मैं आज करनाल विधानसभा से त्याग पत्र देता हूं। विधानसभा में एक तरफ सरकार के फ्लोर टेस्ट पर चर्चा थी तो दूसरी ओर हुड्डा का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने शेरो शायरी में गठबंधन टूटने पर निशाना साधा और कहा कि यह गठबंधन स्वार्थ के लिए बना था जो बाद में टूटकर अलग हो गया। स्वार्थ में कोई नीतिगत आधार कोई नहीं था इस गठबंधन का, कोई पॉलिसी का कोई नहीं था, जनहित का कोई आधार नहीं था, हरियाणा के विकास का कोई आधार नहीं था, सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करने का आधार था। और इसका कारण आप नतीजा देख रहे हो, 4.5 साल में जो सरकार विफल सरकार हुई और यही कारण हुआ इस विफलता को देखते हुए कि यहां तक बात आ गई कि मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। सीएम नायब सैनी के सामने सत्ता चलाने के लिए अभी भले ही 6 महीने का समय बचा हो, लेकिन उनके सामने जनता का दिल जीतने के लिए तमाम चुनौतियां हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चलिए चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजवंत अहिनवाल इंडियन नेशनल लोकदल से, अजय गुलिया जेजेपी और प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। विद्रोही जी, शुरुआत में आपसे करता हूं, ये बदलाव जो है राजनीतिक लिहाज से आप क्या समझ पा रहे हैं? इस बदलाव के मायने क्या हैं और जो जिस तेजी से सब कुछ चल रहा है, क्या आकलन है आपका? मुझे आपको, भाई रजत अहिनवाल जी को और भाई अजय गुलिया जी को, दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। ये बदलाव भाजपा की घबराहट, भाजपा के डर और हार को दिखाता है। आज तक आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, सरकारें बदलती हैं, मुख्यमंत्री भी बदले जाते हैं, मैं मानता हूं, पर कभी भी चुनाव की घोषणा से 2-3 दिन पूर्व कभी मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते। युद्ध के मैदान के अंदर यदि कोई अपना सेनापति बदलता है तो साफ है वो इसलिए बदलता है, वो अपने सेनापति को नाकारा समझता है। तो
कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी भारी जीत है। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में भारी ताकत से जीत रहा है और भाजपा उनसे बहुत पीछे है। ये प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ स्वीकार कर लिया। अब ये बदलाव कर कर श्री नायब सिंह सैनी को कौन है, ये भी एक सवाल है। ये नायब सिंह सैनी को इसलिए लाए, चाहे 2014 का चुनाव था या 2019 का चुनाव था। आप गहराई से अध्ययन कर लें, हरियाणा में जातीय दुर्विकरण और सांप्रदायिक उन्माद से इन्होंने चुनाव लड़ा था। अब ये फिर उसी लाइन पर आ रहे हैं कि विकास तो इन्होंने किया नहीं, जनहितैषी के नारे दिए, भ्रष्टाचार किया है, लूट किया है और जन विरोधी नीतियां इन्होंने इतनी की है। किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इनके खिलाफ ना हो। तब इनके पास में आखिरी हथियार बचा कि फिर जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति करो और उसमें इन्होंने जज्बा को अपने विश्वास में लिया है। जज्बा इनके कहने से, इनकी सुनियोजित रणनीति के तहत अलग नहीं है, ताकि वो जो सत्ता विरोधी वोट है उनके अंदर कुछ बंटवारा कर सके और सत्ता विरोधी वोट के बंटवारे से भाजपा की चुनावी वैतरणी को पार कर सके। क्योंकि जिस तरह की राजनीति है और जिस तरह का राजनीति चल रही है उसमें संभव नहीं है कि अजय चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी मोदी जी की इच्छा के बगैर गठबंधन से बाहर हो जाए और या एक सीट इनको ना मिले, ये संभव नहीं है। ये सारा कैलकुलेटिव मूव में हुआ है और ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत फायदेमंद है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम भारी 10 की 10 सीटें जीतते। ठीक है, अब स्थिति अजय गुलिया, मुझे दो बातें बताएं। एक तो इस पूरी उथल पुथल में जेजेपी को क्या हासिल हुआ, जेजेपी का हासिल क्या है, उनकी स्थिति क्या है? क्या वो इस वक्त सबसे ज्यादा घाटे की स्थिति में रहे इस पूरी उथल पुथल के बाद? एक और दूसरा, जो वेद प्रकाश विद्रोही कह रहे हैं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि ये जो हुआ है, ये जो डिवोर्स भी हुआ है, तलाक भी हुआ है, तो इसमें पूरी सहमति और अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की। जी भाई, अजय जी की आवाज नहीं मिल रही, एक बार देखें कहीं म्यूट है क्या? चलिए अजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा कनेक्ट करवाता हूं, एक बार दोबारा कनेक्ट करवाता हूं आपको। रजवंत, मुझे ये बताएं कि ये जो हरियाणा में जो राजनीतिक घटनाक्रम घटा है बीते 48 घंटे में, इस घटनाक्रम की कोई कल्पना थी? और जिस स्पीड से जो कुछ हो रहा है, क्या कुछ संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए वरुण जी, घटनाक्रम होना था, हो चुका है, लेकिन इसकी संभावनाएं तो काफी दिन से बनी हुई थी। आमतौर पर यही कहा जा रहा था कि गठबंधन, कभी भी देखा होगा कि आपने कोई भी व्यक्ति है उनके विचारों का गठबंधन होता है, लेकिन यहाँ पर ना तो भारतीय जनता पार्टी के विचार जेजेपी से मिल रहे थे, ना ही जेजेपी के विचार बीजेपी से मिल रहे थे। आपने डे फर्स्ट से देखा होगा कि इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया था, लेकिन उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की कभी भी कोई बैठक नहीं हुई, तो वो उसी से क्लियर हो गया था कि इनके गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम किया था और जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट मांगकर उन्हीं की गोद में बैठने का काम किया, तो उनके खिलाफ भी हरियाणा की जनता हो गई। लेकिन मजबूरी हरियाणा की जनता की ये थी कि उन्होंने वोट दोनों को दे दी और इस हिसाब से थी कि वो दोनों एक साथ हो गए। अब बीच में तो चुनाव की कोई स्थिति थी नहीं, और बाद में अब जो हालात बनी है ये कि अभी जनता के पास इन्होंने कुछ किया तो नहीं, भ्रष्टाचार इन्होंने खूब मचाया, इन पर 24 घोटालों के आरोप लगे और 24 घोटालों के आरोप में इन्होंने ये किया कि एक सिंगल घोटाले की कभी भी इन्होंने जांच नहीं कराई। अब ये चुनाव नजदीक आ गए, तो चुनाव में जनता के बीच में किसी मुंह से जाएंगे तो सही, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी को साइडलाइन कर दिया। और दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी जो अपने आप को ये कहते थे कि हम 10 से 10 सीटों में लड़ेंगे, उनको कुछ भी नहीं मिला और हकीकत यही है कि इनके पास वास्तव में कुछ नहीं था। और आज तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि सीएम बदल गया। मैं एक चीज वरुण जी आपसे भी पूछना चाहूंगा, हमारे साथी प्रवक्ता बैठे उनसे पूछना चाहूंगा कि सीएम बदल गया, निश्चित तौर पर सीएम बदल गया और डिप्टी सीएम बदल गया, कैबिनेट पूरी वही है। ये तो बात ये आती है कि या तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का जो डर था वो सीएम साहब को सता रहा था या भारतीय जनता पार्टी को सता रहा था, उसकी वजह से इनको बदला गया है। लेकिन अगर वो बदल दिए तो उन लोगों को भी शामिल, उन लोगों को तुरंत शामिल कर लिया गया जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। क्या भ्रष्टाचार सीएम और
और डिप्टी सीएम ने ही ज्यादा किया है। इसका मतलब तो यही हुआ, कहीं कोई तथ्य तो सामने आए जिससे ये कह सके कि हाँ भाई रूटीन प्रक्रिया है। रूटीन प्रक्रिया ऐसा कभी भी नहीं होता कि चुनाव सर पे हो, या हम ये कह सकते हैं कि दूल्हा तैयार हो, बारात घर से निकलनी हो, दूल्हा तैयार हो, दूल्हा बदल दिया जाए, ऐसा कभी आपने सुना है? तो ये चीज देखने की बात है कि हरियाणा की जनता के साथ एक ऐसा मजाक किया गया, उसको कहीं ना इसमें एक दो बातें ऐड करता हूं। रोहित जी ने कहा था कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव सर पे हो और सीएम बदल दिया जाए। मुझे हालांकि दिल्ली का घटनाक्रम याद आता है जब सिर्फ 1 महीने पहले सुषमा स्वराज को वहां मुख्यमंत्री बना दिया था बीजेपी ने। तो बीजेपी ऐसा होता है, 1 महीने का भी मिल जाएगा, 2 महीने का भी मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। सुषमा स्वराज भी 1 महीने नहीं, लगभग 2-2.5 महीने पहले हुई थी। ऐसी उदाहरण ऐसे उदाहरण कांग्रेस के भी मिल जाएंगे, क्षेत्रीय दलों के भी मिल जाएंगे, भाजपा। मैं कह रहा हूं चुनाव घोषणा के केवल 2-3 दिन से, और चुनाव घोषणा भी पहले हो जानी चाहिए। वो चुनाव बनकर जानबूझकर कर नहीं रहा घोषणा। ठीक है, अजय गुलिया, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको आवाज मिल रही होगी। सवाल आपने मेरा पहले सुन ही लिया था। ये जो हुआ अंडरस्टैंडिंग से हुआ है क्या? नहीं भाई, हमारी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक जगह है और वो अंडरस्टैंडिंग हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने 10 सीटें दी। हरियाणा प्रदेश को स्थायी सरकार देने के लिए सरकार में शामिल हुए। हम लोगों ने 4.5 साल काम किया। अब ये तय करने का अधिकार तो हरियाणा प्रदेश की जनता को है कि हम लोगों ने कैसा काम किया था। हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई प्री पोल अलायंस तो था नहीं, पोस्ट पोल अलायंस था, और वो अलायंस सरकार को 5 साल चलाने के लिए था। लगभग पूरे 5 साल 4.5 साल हम लोगों ने सरकार चलाई। अब दूसरे दिन में सरकार में रहते हुए क्या निर्णय लिए ये तो लोग बताएंगे, वो निर्णय कैसे थे, हम लोगों के बीच में जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की आपसी अंडरस्टैंडिंग थी, उनको क्या लगा हमें मैं माफी चाहता हूं, बीच में रोकना नहीं चाहता था। ये अंडरस्टैंडिंग का सवाल इसलिए उठ रहा है कि आप बीजेपी को घेर भी नहीं रहे ना। आप इतना भी नहीं कह रहे कि बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, छोटे दल है उनका आपके साथ सही नहीं किया। कुछ तो बताइए, बीजेपी ने गलत किया सही किया, कुछ तो जवाब दीजिए। नहीं देखिए सुमरीन भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमने अपना गठबंधन धर्म निभाया। हम अपनी सीटों की मांग कर रहे थे जो कि हमारा अधिकार भी है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने 17% मत हम लोगों को दिया था, तो सीटों पे हमारा अधिकार भी मिलता था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को तय करना था, उनको लग उन्होंने हमें सीटें नहीं दी, और हम हरियाणा प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं को खराब करने चाहते थे। जिस प्रकार की 17% वोट उन्होंने दिया, हम चाहते थे कि हम भी चुनाव में जाएं, तो सीटें हमारे हिस्से हैं, कम से कम हमारे हिस्से की सीटें हमें मिले, ताकि हम हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए काम कर सके। जिस प्रकार भूषण जी ने संसद में रहते हुए हरियाणा प्रदेश को रिचार की आवाज को उठाया, हम चाहते थे कि हमारे भी नुमाइंदे संसद के अंदर जाएं और हरियाणा प्रदेश की और अपने क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से वो चुनकर के आए, उस क्षेत्र की आवाज संसद के अंदर उठाए। भारतीय जनता पार्टी ने मौका में नहीं दिया, तो हम लोगों को बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। हमें लोगों की आशा के अनुरूप काम करना है। जननायक जनता पार्टी में 17% लोगों ने अपना मत जताया था, वोट दिए थे, उनकी अपेक्षाओं को भी हमें ठीक है भाई। ठीक है प्रोफेसर विजू रावल भाई, इसे सिर्फ रूटीन प्रक्रिया मान लिया जाए या फिर ये जो कुछ हुआ है ये बीजेपी की फेस सेविंग है? मतलब शुरू में तो समझ ही नहीं आया कि कहना है तो कहे क्या, मतलब इतना कुछ कैसे हो गया अभी पार्टी में? वरुण जी आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ता हैं उन साथियों को भी नमस्ते। देखिए वरुण जी, मैं सुन रहा था हमारे प्रवक्ता साथी किस प्रकार से बातें घुमा रहे थे। कोई कह रहा था 2 दिन रह गए चुनाव को, कोई 1 दिन बता रहा था, जैसे चुनाव आयोग इनसे पूछकर आचार संहिता लगाता है, जैसे चुनाव आयोग जो है इनसे पूछकर चुनाव की मतदान की तारीखें घोषित करता है। मैं सुन रहा था और फिर मुझे ध्यान आया कि चुनाव जिसकी बात कर रहे हैं ये, वो तो चुनाव लोकसभा का है तो पूरे देश में होना है। हरियाणा का चुनाव तो जो है अक्टूबर में होना है, हम सब जानते हैं, और अक्टूबर का महीना, ये तो मार्च का महीना है। फिर मैं गिनने लगा कि 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, या 6 महीने से भी ज्यादा का समय पड़ा है। मुझे लगा इनको भी एक बार कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। बड़ी अटपटी बातें लगती हैं जब इस प्रकार की बातें करते हैं। तो फिर ये बोले कि ऐसा 1-2 महीने में हुआ, ये ऐसा कभी सुना नहीं था, देखा नहीं था। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को, और अभी जो है आप कई बार मुझे कहते हैं, मुझे दोष देते हैं कि मैं जो है राजनीतिक इतिहास में ज्यादा चला जाता हूं। अगर जो है अभी निकट इतिहास की ही बात करें
तो उत्तराखंड के अंदर पुष्कर धामी जी जो थे, कितने महीने पहले चुनाव से, उत्तराखंड की विधानसभा चुनाव से कितने महीने पहले उनको अवसर मिला था, और जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने जब जनता के बीच में गए तो बहुत अप्रत्याशित नतीजे आए। उसका नतीजा हमने ये देखा कि उत्तराखंड जहां पर एक परिपाटी बन गई थी कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस सरकार जीता करती थी, हर बार सरकार जो है चेंज हुआ करती थी, वहां पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा हुआ कि हम लोग रिपीट हुए। जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है, बोलिए। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए बोलिए। जी तो उत्तराखंड में अप्रत्याशित नतीजे आए। जहां एक बार कांग्रेस जीता करती थी, एक बार भाजपा जीता करती थी, वहां पर पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया। कांग्रेस कभी रिपीट नहीं कर पाई, ना कभी कर पाएगी। और अब अगर उत्तराखंड में कोई चला जाए तो ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी अपराजित हो चुकी है, इनविंसिबल हो चुकी है। अभी गुजरात की बात करें तो 25 साल से अधिक का समय हो चुका था भारतीय जनता पार्टी को वहां पर शासन करते हुए, और जब 27 साल बाद 1995 से 2022 के चुनाव में कुछ महीनों पहले भूपेंद्र पटेल वहां पर मुख्यमंत्री बने, और जब चुनाव में हम लोग गए तो अप्रत्याशित नतीजे आए। और वो क्या थे? आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी जीत जो है किसी पार्टी को मिली, तो वो 27 साल की इनकम्बेंसी के बाद भूपेंद्र पटेल कांग्रेस को राउट कर दिया बिल्कुल। ये तो केवल इनकी जो बिल्कुल बचकानी जो बातें थी उनका जवाब था। लेकिन इनकी बचकानी बातों में कहीं ना कहीं जो है एक कहते हैं ना, वी शुड रीड बिटवीन द लाइन्स। तो इसके लाइन के बीच में रीड क्या कर पा रहे हैं हम? लाइन के बीच में रीड कर पा रहे हैं कि जो जनता का मैसेज जो है इनके कान तक पहुंच गया अच्छे से, किस प्रकार से सुपड़ा साफ हो गया है कांग्रेस का, इंडियन नेशनल लोकदल का सुपड़ा साफ। उनकी तिलमिलाहट, उनकी बौखलाहट देखिए, किस प्रकार से घबरा गए हैं ये लोग। जनता जिस प्रकार से जो है पिछले 24 घंटे में पहले जो भारतीय जनता पार्टी की किसने लहर, एक और बीच में मत बोलिए, कौन बीच में बोल रहा है? 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 वरुण जी, आपके डिबेट में कोई बीच में बोलता है क्या ऐसे लोग? अच्छा ठीक है, कंप्लीट कौन बीच में बोल रहा है? अच्छे आचरण। जो भारतीय जनता पार्टी, अरे कौन बीच में बोल रहा है? किसको तकलीफ हो गई? अरे क्यों तकलीफ नहीं है भाई? अरे क्यों तकलीफ में आ गए? क्यों डर गए भाजपा से? क्यों डर गए? बीच में क्यों बोलना पड़ रहा है? मुझे बोलने से क्यों रोकना पड़ रहा है? क्या तकलीफ? दुख तुरंत पर हाथ लगा दिया मैंने? क्या दुख तुरंत पर हाथ लगा दिया? और में बात करें क्या मैंने दुख तुरंत पर? क्या दिक्कत है? क्या घबरा गए? क्या घबरा गए? अभी तक तो डिबेट बहुत अच्छे से चल रही थी, अचानक से क्या दुख तुरंत पर हाथ लगा दिया मैंने? अरे रघुवंत, आप आमतौर पर ऐसा नहीं करते। कुछ तो तकलीफ है आज, कुछ तो तकलीफ है। चलिए, अच्छा मैं फिर से आपको वापस लेकर आता हूँ हरियाणा। अच्छा, अरे बहुत तकलीफ है आपको, तकलीफ नहीं चाहिए। आप मेरे लोग हो, आप पूछ रहे हैं, आपको पता नहीं चलने वाला, आपको सवाल नहीं। चलिए विद्युत जवाब ये कुछ भी पूछ रहे हो? नहीं सुनो ना, सुने वरुण जी, मैं तो जो अपनी बात कर रहा हूँ पूरी करूंगा ना, और फिर आप इनको डिबेट में बिठा लेते हैं। ये कम ऐसा करते हैं, बिठा लेता हूँ। इनके जिनको जनता में कार चुकी है, इनके यहाँ पर सवाल, हाँ वो और भी बहुत सारी पार्टियां जिनका एक विधायक है, उनको भी बिठाया कीजिए। इनको 5 साल क्यों बीच में बोल रहे हैं? वरुण जी, आपके आसान का ये सुना दे रहे हैं। रुक जाइए 1 मिनट। अरे व्यक्तिगत इनामों की बात कर रहा हूँ मैं, व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात पूरी नहीं होने दे रही। अच्छा, बात पूरी नहीं होने दे रही, डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं बार-बार। बात कर रहे थे, अरे छोटा सा अरे छोटा सा क्वेश्चन नहीं पूछना आपसे, नहीं पूछना आपका, आपने कोई सवाल नहीं पूछना, आपने चुपचाप सुनना है, जनता के राज सुनो। कॉफी रुके नहीं, प्लीज जवाब दे दीजिए ना, अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं अपनी बात पूरी कर रहा था। मैंने रघुवंत को बिल्कुल नहीं टोका। वो पत्र अटपटी बातें कर रहे थे, आसमानी बातें कर रहे थे जो हजम नहीं होती। जनता रिदर्शन भी हंसते हैं लोगों की बातें सुन के, फिर भी मैंने नहीं टोका, मुझे टोक रहे। अगर मैं जल्दी से अपनी बात ये कहूं, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हर चुनाव से पहले हर पार्टी करती है, हमने सर्वे अलग अलग विभिन्न स्केल्स पर करवाए, विभिन्न स्तरों पर हमारे सर्वे हुए, कैंडिडेट्स को लेकर भी हुए, अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन को लेकर भी हुए, और उनमें साफ तौर पर कुछ नतीजे निकल कर आए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड लहर है, और भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार 2019 से मार्जिन आगे बढ़ने वाला है। पिछली बार भी हम 10 की 10 सीटें जीते थे, इस बार भी और मार्जिन बढ़ने वाले की स्थिति में लग रहे थे। फिर हमने जिस प्रकार जेजेपी की तरफ से मांग आ रही थी,
उस मांग को हमने कंपेयर किया जो हमारे पास सर्वे के रिजल्ट्स आए। तो जब सर्वे के रिजल्ट्स जो है उससे मैच नहीं कर रहे और एक पार्टी जो 10 की 10 सीटें जीती हुई है तो स्वाभाविक तौर पर उसका अधिकार है 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का। लेकिन ये हमारे जो भाई हैं, हमारे गठबंधन के साथी जो रहे हैं, 4.5 साल तक हमारे साथी रहे, बहुत शानदार हमने सरकार चलाई। इन लोगों के जो है मन में इनके भाव कुछ और था, ये कुछ और दृष्टिकोण रहा, हमारा दृष्टिकोण कुछ और है। तो ठीक है, आ जाइए सामने, देख लेते हैं क्या रहता है। कुल मिला के बात यह है कि हमारा एक पोस्ट पोल अलायंस था। हरियाणा के अंदर हमने एक स्थिर सरकार देने के लिए चुनाव, हमारे पास जेजेपी के अलग पहले से ही हमारे पास निर्दलीय इतने थे कि हम अपनी सरकार बना सकते थे, कोई आइंस्टाइन की थोड़ी नहीं है, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन इसके बावजूद भी हमने हरियाणा को स्थिर सरकार देने के लिए, और हमने तो समय समय पर कांग्रेस वालों को भी कहा कि आइए आप भी हमारे साथ जुड़ कर गया, सारी पार्टी जो है, ठीक है चुनाव की बात होती है, हम चाहते थे कि पूरे हरियाणा का प्रतिनिधित्व रहे। 2 करोड़ 80 लाख जो हमारे हरियाणा के निवासी हैं, हरियाणवी हैं, उन सबका प्रतिनिधित्व, इस भाव से हमने सरकार चलाई। आज मनोहर लाल जी का अगर वक्तव्य सुने तो सुनेंगे ना, पक्ष और विपक्ष की हमने बाउंड्री कभी नहीं रखी। तो इसी नाते से आगे जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है, चुनाव के नतीजे आपके सामने आ जाएंगे। ये ज्यादा बोलने वाले, जिनके पास बोलने की आवाज बहुत तेज है लेकिन कंटेंट बहुत कम है, वो लोग जो है क्या उनके नतीजे होंगे आप जानते हो। पिछली बार जो एक खत्म करो अपनी बात को ये कहते हुए, ये जो बहुत ऊंचा बोल रहे हैं ना, 2019 में ये चुनाव में गए थे इंडियन नेशनल लोकदल वाले, इनकी केवल 2 सीट ऐसी थी जिनमें 2% वोट आया था। 2% भी वोट जिनको केवल 2 सीटों में मिलता है, और केवल 4 सीटें ऐसी थी जिसमें 1% से अधिक वोट आया था। हाईएस्ट वोट जो इनका आया हुआ था चरण सिंह रोड़ी का था 90,000। चलिए 1 लाख भी जिनको पूरी लोकसभा में वोट नहीं, वो तो आपका एहसान मानना चाहिए, एहसान मानना चाहिए भाई। हरियाणा के अंदर इनसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टियां हैं, आप उनको नहीं बिठाते, इनको बिठाते हैं। नहीं वो बिठाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके साथ तो दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं दुरुपयोग नहीं, ऐसे दुरुपयोग नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए। विद्रोही दुरुपयोग कर रहे हैं आपके लिए, भाई थोड़ा अपने अरेंज को नीचे लाना चाहिए। काफी समय प्रदेश में सत्ता में रहे हैं ना, और आप तो साथ ही रहे हैं उनके। विद्रोही जी, तो मुझे बताइए, अगर ये स्ट्रैटेजी है, बीती पार्टी है, गुजर गई पार्टी, जनता ने उनको आना कर दिया, अब उनका कोई स्थान नहीं रहा। आप अपनी बात भी रखिए, कांग्रेस की पार्टी है, इससे बाहर कुछ नहीं है इनका पल्ले। आप किसी भी हल्के में चले जाइए, दूसरे हल्के में कहाँ से आदमी मिलेगा? ठीक है, रुकिए, अब रुक जाइए। अगर ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी है, रजन भाई आ रहा हूँ, उसके बाद आ रहा हूँ आपके पास, भाई आ रहा हूँ, आपने सीएम को बदला क्या? आप जो साल आप बार ये कह रहे थे कि सीएम, देखो ये लगातार लगातार मानता है उनको अधिकार नहीं है, लगातार बोल रहे हैं। छोड़ दीजिए, मुझे किसको बैठा? आप एंकर की भूमिका आप निभाएंगे क्या? एंकर साहब ने सवाल प्लीज इतनी भूमिका, इतना अधिकार मेरे पे छोड़ दीजिए, मुझे किसको बैठाना है? विद्रोही जी, मुझे ये बताया आप कि ये जो अगर बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी है, आप बिठाइए, आप बिठाइए, बीजेपी रणनीति तो ठीक बना रही है उस लिहाज से। देखिए वरुण जी, सबसे पहले तो मैं भाई विधु राहुल जी को कहूंगा, सत्ता का अहंकार इतना अच्छा नहीं होता। 2009 में उनकी क्या स्थिति थी ये भी देख लें, और राजनीति में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, कभी कोई दल अच्छा कर लेता है, कभी कोई बुरा कर लेता है। वो सब जनादेश का सम्मान सभी को करना चाहिए। जहां तक रणनीति की बात है, मैं कह रहा हूं कि जो रावल साहब ने जो उदाहरण दिए थे उत्तराखंड के, गुजरात के, उन मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कितना जन आक्रोश था, अखबारों में भी था, सबके सामने था। पर खट्टर साहब के खिलाफ तो कोई जन आक्रोश ये बता ही नहीं रहे थे ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 11 तारीख को आए थे गुड़गांव में, जिस तरह खट्टर साहब की बड़ाई कर गए थे, उससे कहीं लगता था कि कोई उनको नाकारा समझ रहे हैं या उनको ऐसा व्यक्ति समझ रहे हैं जो लोकप्रिय नहीं है। मैं बात कर रहा हूं जिस व्यक्ति को ये महापुरुष, ईमानदार, हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताते थे, उसको मैंने ये विधानसभा चुनाव से इसको जोड़ा ही नहीं। मैंने स्पष्ट कहा लोकसभा चुनाव, क्योंकि मोदी जी को लग रहा था कि
कि हरियाणा के 10 की 10 सीटों पर खट्टर जी के रहते तुम चुनाव हारोगे। इतना भारी जन आक्रोश है इनके खिलाफ। मोहन यादव जी आए थे, उन्होंने भेजा था यार आप बोलो, आपके बीच में कोई बोलता तो बकबक करते हो, वही व्यवहार कर रहे हो। यार अरे भाई कौन भी क्यों बोला है? आपसे थोड़ी बात कर रहा हूँ, एंकर से समय मांग रहा हूँ, एंकर से समय मांग रहा हूँ। प्लीज आप अपनी बात बोलिए। रुद्रा जी बोलिए, आपके बीच में कौन बोला है? कोई नहीं बोला। प्रोफेसर साहब प्लीज ओके जी, बात बोलिए अपनी। विद्रोही जी क्या खा रहे हैं डिबेट में? विद्रोही जी बोलिए। मोहन यादव जी आए थे जी मध्य प्रदेश के, जो 200 आदमी नहीं जुटा पाए ये लोग। उन्होंने जो रिपोर्ट दी पता चल गया कुछ नहीं है, सफाया होने वाला है, इसलिए रातों रात फैसला किया। अब आपने कहा कि इन्होंने रणनीति की है, तो गलत क्या किया है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इनको अपनी रणनीति तय करने का पूरा अधिकार है, परंतु जनता को तो हमको बताना पड़ेगा कि पहले भी ठगबंधन था। जमुना पार भेजकर वोट मांग रहे थे और जमुना पार भेजने की बजाय जमुना पार वालों की गोद में जा बैठे। अब वही फिर हो रहा है कि हरियाणा के अंदर मोदी जी के इसके लिए वोटों का बंटवारा किया जाए और जनता को फिर ठगा जाए और फिर ठग कर फिर मिलकर लूट की जाए। हमें ये बात जनता को तो बतानी पड़ेगी कि भाई ये ठगबंधन है, ये कोई जानबूझकर या कोई स्वाभाविक नहीं है, ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। ठीक, आपने अजय चौटाला जी ने बहुत हमारी बात भी सुनी, आपने बीजेपी को बहुत टाइम दिया था। प्लीज हम नहीं बोले बीच में। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि हमने तो यहां तक कह दिया था कि भाई 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर दो, हम एक भी सीट चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे भाई 4.25 साल तक तुम सत्ता की मलाई खाते रहे, कहते ना कि भाई अगर 5100 रुपये बुढ़ापा की पेंशन नहीं करोगे तो हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, आपकी सरकार में नहीं रहेंगे। नहीं किया। और ये भाजपा वाले लोग और ये लोग किस तरह मिले हुए, वो आज के घटना चक्कर से देख लो आप। इन्होंने 3 लाइन का भी जारी किया कि वह उपस्थित रहो। अगर ये गठबंधन भाजपा के खिलाफ होते तो चाहे किधर भी वोट देते, वो तो इनका अधिकार है, पर अपने विधायकों को अनुपस्थित रहने का आदेश नहीं करते और इनके विधायकों ने भी इनका आदेश नहीं माना। ठीक है, इनकी रैली हो रही थी, लास्ट बात कह रहा हूं, लास्ट कह रहा हूं सर, हिसार में रैली हो रही थी, 5 विधायक चंडीगढ़ में बैठे थे ताकि जरूरत पड़े तो भाजपा के पक्ष में हाथ उठा दे। तो जो लोग अपने लोगों को भी ठगते हैं और परायों को भी ठगते हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए वो राजनीति के लिए कितनी बड़ी ठगी करते हैं। ठीक है, अजय बोलिए, अजय बोलिए बस सवाल है। जी जी, एक मिनट, अजय बोलिए। नहीं, बहुत सारे सवाल उठा दिए जी, थोड़ा रिबटन वरुण भाई। नैतिक गठबंधन वो होता है जो पार्टी ये कहे कि हरियाणा प्रदेश को बूंद भी पानी नहीं देंगे, जो ये कहे कि देश के सबसे बड़े जो चोर है 20-22 चोर लुटेरे वो कांग्रेस के लोग बताया गए कि सभी सीनियर नेताओं के नाम लेकर के अरविंद केजरीवाल ने पर्ची दिखाई। उसके बाद एक बूंद पानी हरियाणा प्रदेश को नहीं देंगे। उसके बावजूद वो खालिस्तान के पक्ष में है, उन लोगों के साथ इन्होंने गठबंधन कराया। अनैतिक गठबंधन भी होता है। हमने पोस्ट पोल अलायंस किया, जनता ने मैंडेट ऐसा दिया था कि हरियाणा प्रदेश को एक स्थायी सरकार देने की। हमने पोस्ट पोल अलायंस करके 4.5 साल तक सत्ता में रहे और लोगों के विकास के लिए, लोगों की प्रगति के लिए, हरियाणा प्रदेश की प्रगति उन्नति के लिए काम किया। अब हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और जो फैसले दुष्यंत जी ने लिए थे उन फैसलों में जो रह गए हैं उन पर अमल करवाने का काम करेंगे। देखिए लोकतंत्र है, चाहे आप सत्ता पक्ष में हो चाहे आप विपक्ष में हो, आपका दायित्व भी चुनाव बनता है। अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम 17% वोट हमने वरुण भाई हमने लिए थे, तो हमारा दायित्व भी बनता है कि लोगों के लिए काम करें, चाहे वो सत्ता पक्ष में रह करके करें चाहे विपक्ष में रह करके। अब विपक्ष में बैठ करके लोगों के हकों की आवाज को उठाने का काम करेंगे कि जो फैसले दुष्यंत जी ने लिए थे उनमें से जो रह गए हैं उनको लागू सरकार करे ताकि लोग उससे लाभान्वित हो सके। ठीक है।
रजवन कुछ कह रहे मौका दूंगा। हाँ रजवन जी क्या कह सर कांग्रेस की कि हम भाजपा को छोड़कर सांप्रदायिक इन दलों से धर्म के आधार पर समझौता समर्थन ले भी सकते हैं और समर्थन दे भी सकते हैं। ठीक है इंडियन सवाल पूछना पिछले का जवाब दे दीजिए। अच्छा मैं दे दूंगा, मैं एलिगेशन का जवाब दे दूंगा। 1 मिनट दीजिएगा बस। देखिए अभी बड़ी सारी पंचतंत्र की कहानियां हमने सुनी, मनगढ़ंत कहानियां, कैसी कैसी स्क्रिप्ट लिखते हैं सब पता नहीं कहां से। बोले जी मोहन यादव जी आए थे, 200 कुर्सियां रही थी। पहली बात तो मोहन यादव जी के कार्यक्रम की मैं फोटो आपके पास भेज देता हूं। अगर आप इतने वरिष्ठ पत्रकार या कोई और अभी गूगल करके या फेसबुक पर सर्च कर ले, अगर वहां पर 2000-3000 आदमी वहां आपको नहीं दिखते तो भाई मैं गलत हूं। अगर 200 दिखते हो तो वेद प्रकाश जी इतना सफेद झूठ बोलते हैं, शर्म करो थोड़ा। दूसरा, उस मोहन यादव जी कब आए थे? क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश वाले सुरेश पचौरी जी उस दिन जो है इस्तीफा दे गए थे, उनकी ज्वाइनिंग करवा कर आए थे, 2 घंटे लेट आए और वहां पर एक दुर्घटना भी हो गई थी। खैर थोड़ी दूर भोपाल में उसको भी वहां दुर्घटनाग्रस्त जगह पर भी होकर आए तो 2-2.5 घंटे लेट आए। उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग मिले, इसको 200 बता रहे हैं। एक बात, और ये कैसे कैसी कहानियां बनाते हैं। फिर हैरान हुआ, इन्होंने कहा कि भाई किन कारणों से हटे होंगे। विजय रूपानी जो है उनको कभी किसी पार्टी की किसी यूनिट में कभी ये कहा कि विजय रूपानी जो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, उनको तो आगे पुरस्कार मिला, बेहतर स्थिति हुई। तीरथ सिंह राणा जो थे, रावत जो थे, जो उत्तराखंड से हटे थे, उनका तो एक टेक्निकल कारण था हटने का। ये क्या कहां की बात कहां जोड़ते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, इन्होंने ये कह दिया कि सत्ता की मलाई खाते हैं। आज जो ये तकलीफ में दिख रहे हैं ना मुझे, ये तकलीफ इसी बात की है कि इन्हें साफ हो चुका है कि अब कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया कल के बाद। पहले भी भाजपा के पक्ष में एक बड़ी प्रचंड लहर चल रही थी, लेकिन अब जो है कल के बाद तो सुनामी आ चुकी है। मैं कह रहा हूं 10 की 10 सीटें तो जनता पहले से ये तय कर चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में जितानी है। कल की घोषणा के बाद तो 90 की जो है बात हो रही है। गरीब परिवार का एक बच्चा जो है किसान परिवार में पैदा हुआ, एक जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ, प्रदेश का नव प्रभात होता दिख रहा है। हर व्यक्ति को आज ये विश्वास हो गया है कि उसके भी सत्ता के अंदर भागीदारी है। चलिए राजा रजवाड़ों के किस प्रकार से राज हुआ करता था। रजवन कोई सवाल पूछ रहे थे, मेरे समय में सवाल पूछ रहे थे, अपने समय में सवाल पूछकर मुझे अपने समय में समय दे ताकि मैं उसको सवाल को सुनने दीजिए। सवाल बोलो सवाल पूछो, मैं उत्तर दूंगा। अब मैं उत्तर दूंगा। अरे रुकिए आप देना दूसरे को डिस्टर्ब करना नहीं। अब सवाल पूछिए, मैंने सबको समय दिया, उत्तर प्लीज। अरे मैंने उत्तर दूंगा। इसका मतलब मेरा समय कर रहे थे ना। अरे नहीं समय दिया ना, मेरे समय को पूछ रहे थे। आप पूछो, उत्तर दूंगा। रजवन बोलिए, आप पूछो। शाबाश। जिस जनता के सामने बार बार यशस्वी मुख्यमंत्री बोल रहे थे, हमें सवाल ऐसा आपका, जिस जनता ने आपके पर खच्चे उड़ा दिए, धूल सटा दी, सड़क पर नाक करवा दी, जीती हुई पार्टी हो गई है। ये जो गुंडागर्दी किया करते थे, जो रेडी फले लूटा करते थे, ये जो जंगल राज बनाया हुआ था हरियाणा को, किसान को गोली चलाया करते थे कंडीला के अंदर, महल के अंदर, यहाँ बैठते छोटी बातें करें वहां पर भूल गई जनता आपसे शासन को, आपके जंगल राज को भूल चुके हैं जनता को सब याद है। इसलिए ना करने वाली आपकी कोई ऐसी 20 साल से सत्ता से रहा हो फिर भी नीचे गिरते जा रहे हो, हर बार सीटें पे होती जा रही है, क्यों हो रही है? कितना कुकर्म कर रखे हैं आपके कुकर्मों के कारण और आपके आचरणों के कारण और नीचे जाओगे। निश्चित हो चुके आपका
इस प्रकार से पहले तैयार होना ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, आप वाहियात बातें कर रहे हैं। बार बार विपक्ष में बैठ कर भी अपना जनता का काम करेंगे, विपक्ष में बैठ के तो जनता का काम कर पाएगा, जब सत्ता में बैठ कर आपने जनता का अरे विपक्ष में भी प्लीज एक विधायक का जनता, वो एक विधायक जरूर छोड़ेगी आसपास कि आप इनका साथ छोड़ दो, लेकिन उस समय भी सत्ता की मलाई खाने वाले लोग एक विधायक में रहेगा। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ उनकी टुकड़ा साफ है, अगली बार डिबेट पर नहीं बिठा पाएगा इस लॉजिक के साथ कि उनका एक विधायक तो है। चलिए, अभी तो बहुत सरप्राइजिंग नियुक्तियां होनी है। प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार कौन होगा, बहुत कुछ होना बाकी है। फिलहाल मैं माफी चाहता हूं, समय इतना ही था। आप चारों हमारे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी खबर देख रहे थे, आप रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।